तो भाई दिवाली का फेस्टिवल खत्म हो गया है। 5 दिन का फुल धमाका था। मुझे पूरा यकीन है तुमने भी फुल मस्ती करी होगी, पटाखे, मिठाई, फैमिली टाइम सब एंजॉय किए होंगे। लेकिन जब हम सब दिवाली मना रहे थे तब YouTube चुपके से एक अपडेट लेके आया, और वो छोटा मोटा अपडेट नहीं, बहुत बड़ा अपडेट लेके आया। और ये अपडेट पूरे AI फ्यूचर को बदलने वाला है। YouTube ने लॉन्च किया है लाइकनेस डिटेक्शन, और साथ में CEO नील मोहन ने ऑफिशियली बताया कि AI विल नॉट बी बैन फ्रॉम यूट्यूब। मतलब इसका मतलब ये है कि AI अभी बैन नहीं होने वाला है यूट्यूब पे। सो भाई आज के वीडियो में हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि AI कंटेंट का फ्यूचर क्या है, नया टूल्स और कैसे काम करते हैं, एंड क्रिएटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर एक थ्रेट है या एक वार्निंग है। तो वीडियो के एंड तक देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही सॉलिड अपडेट्स में हमेशा लेके वापस में आऊँगा। पार्ट 1, YouTube AI स्टेंसेस। सबसे पहले YouTube के CEO नील मोहन ने ऑल इन समिट में क्लियरली बोल दिया है कि AI कंटेंट that's sort of like a priori distinction between, well, it was AI generated, therefore it must be violative versus not, actually is not the way to do it. कि AI कंटेंट को बैन नहीं किया जाएगा, मतलब कोई स्काईनेट शटडाउन सीक्वेंस नहीं होने वाला है। YouTube एक्चुअली AI को सपोर्ट करने के लिए नई पॉलिसी एंड टेक्निकल सिस्टम बना रही है। इसका मतलब ये है कि उनका मेन लॉजिक सिंपल है, AI से वीडियो बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल ब्रेक करता है। One of the things that we do, there is a label that says that, you know, hashtag AI generated, and we will put that, we call it sort of front of the box. We will literally put that on the video in some cases. Usually it's in the metadata. That's obviously not foolproof. तो अब YouTube ये चेक करेगा कि तुम क्या पब्लिश कर रहे हो, ना कि ये चेक करेगा कि तुम कैसे बना रहे हो। चाहे तुम वीडियो में तुम्हें खुद की शूट की हो या फिर AI से शूट की हो या फिर AI से जनरेट की हो, जब तक वो गाइडलाइंस फॉलो करती है तुम तब तक सेफ हो। स्टेप 1 है ट्रांसपेरेंसी। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा? YouTube ने बोला है कि अब हर AI जनरेटेड वीडियो पे एक लेबल लगाना ज़रूरी है। AI लेबल ये क्या होता है, राइट? तो जो आता है हैशटैग AI जनरेटेड, इसको हम AI लेबल, whether you're a Hollywood celebrity or a YouTuber or an artist, the thing that I hear over and over that they really care about is their likeness with it. So Content ID is, think about that metaphor as it applies to AI. तो ये लेबल कोई वार्निंग नहीं है, बस एक इन्फो टैग है ताकि व्यूअर्स को पता चले कि ये वीडियो AI से बनी है। ये करंटली वॉलंटियर है, हर क्रिएटर पे अप्लाई नहीं हुआ अभी, लेकिन YouTube का एम है सब कुछ ट्रांसपेरेंट बनाना। तो अगर तुम AI टूल्स यूज करते हो स्क्रिप्ट लिखने के लिए या फिर थंबनेल्स के लिए या पूरे वीडियो बनाने के लिए, डोंट वरी, YouTube तुम्हें पनिश नहीं करेगा। स्टेप 2, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। अब सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग अपडेट क्या है पता है? लाइकनेस डिटेक्शन टूल। ये बेसिकली एक AI बेस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है जो तुम्हारे फेस और तुम्हारे वॉइस डिटेक्ट करेगा। मतलब अगर किसी ने AI से तुम्हारा फेक वीडियो बना दिया जिसमें तुम दिख रहे हो और तुम बोल रहे हो लेकिन वो तुम हो ही नहीं, तो YouTube तुम्हें अलर्ट करेगा कि या तो कॉपीराइट मैच टूल होता है, कॉपीराइट मैच टूल में डिटेक्ट करेगा, या फिर एक अदर वेरिएंट ऑफ फीचर्स जहाँ पे ऐड होगा वहाँ पे आपको डिटेक्ट हो जाएगा। तो अब सोचो कि we are working on this notion of, I call it sort of likeness detection, where if it's a Chamath face, the algorithm should be good enough to actually detect that and then give you a choice as to whether that should come. अब एक नया सिस्टम चेक करेगा किसने तुम्हारा चेहरा या फिर आवाज AI से क्लोन किया है या फिर यूज किया है। और सबसे मस्त बात, YouTube तुम्हें 2 ऑप्शन देगा। पहला वीडियो को रिमूव करवा दो, या फिर दूसरा ऑप्शन उस वीडियो का ओनरशिप लो और मोनेटाइज करो। सोचो जरा, कोई AI तुम्हारा फेस और वॉइस यूज करता है, वीडियो बनाते हैं हमारे फेस एंड वॉइस से, और तुम उसे पैसा कमा सकते हो। मुझे लगता है ये गेम चेंजिंग मूव है, राइट? पार्ट 4, कुछ लोग से शिकायत है। अब क्या शिकायत है? अब कुछ लोग इस अपडेट को बुराई भी कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब तुम लाइकनेस डिटेक्शन को एनेबल करते हो, YouTube तुमसे ID प्रूफ और फेशियल डाटा मांगता है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई ये तो डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन हॉनेस्टली देखो AI बिना डाटा के काम ही नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी सेफ रहे
तो थोड़ा बेसिक डाटा देना ही पड़ेगा। और मुझे पर्सनली ये फीचर सही लगता है, क्योंकि अगर कोई फेक वीडियो बनाया है और मुझे उसका पता चल जाए तो मैं तुरंत उसे डाउन करवा सकता हूँ। Or, there might be some creators that choose to monetize it. Oh, so Creators we can take control is ownership important. of it, You yeah. can take ownership of So it. that's right. Your next best option to allow creators to benefit from it. You open up the YouTube app, you hit that plus button, you can type in a text prompt and it will generate a video for you using our VO models, right? So that is already happening. हम नेक्स्ट पे चलते हैं, AI मोनेटाइजेशन एंड द फ्यूचर। अब सुनो, अल्टीमेट ट्विस्ट, YouTube AI को बैन नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल बना रहा है। नील मोहन ने कहा है कि फ्यूचर में YouTube ऐप में एक प्लस बटन होगा जहां तुम एक टेक्स्ट लिखोगे। नील मोहन ने कहा है कि फ्यूचर में YouTube ऐप में एक प्लस बटन होगा जहां तुम एक टेक्स्ट लिखोगे और YouTube का AI उसे वीडियो बना देगा। लेबलिंग मतलब जो शॉर्ट्स प्लस दिखता है वही है। लाइकनेस डिटेक्शन, मोनेटाइजेशन, ये सब मिलके बना रहे हैं एक पूरा AI लाइसेंसिंग सिस्टम। YouTube का गोल है कि AI से लड़ना नहीं बल्कि उसे लेजिट बनाना, रेगुलेट करना और क्रिएटर्स के फेवर में यूज करना। तो भाई अब तुम बोलो, ये YouTube का AI अपडेट तुम्हें कैसा लगा? क्या ये क्रिएटर फ्रेंडली मूव है या ये एक रिस्क गेम है? देखो यार, YouTube तो हमेशा नया अपडेट लाते रहता है और मैं कभी भी रिगार्डिंग अपडेट में कभी भी बात नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार बात कुछ अलग ही है। बात कैसा है, इस बार बात थोड़ा सीरियस है। सीरियसली बता रहा हूँ, इस बार बात थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस है, क्योंकि गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आया है जो 15 नवंबर 2025 से सभी सोशल मीडिया ऐप्स जैसा यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, सब पे लागू हो जाने वाला है। अब ये रूल क्या है, किसके लिए है, ये सब अभी मैं बताने वाला हूँ। सो अगले 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें ये सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये है, ये रूल क्या कहता है। सिंपल में अगर बात करूँ तो अगर आपने ऐसा कोई पोस्ट या वीडियो डालते हो जैसे कुछ गलत या फिर इलीगल बात कर रहे हो, तो वो रूल के हिसाब से 36 आवर्स के अंदर वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। 36 आवर्स के अंदर, यानी कि 1.5 डेज़ के अंदर वो डिलीट कर दिया जाएगा। और सोशल मीडिया में 36 आवर्स में ही एक्शन नहीं लिया जाता है, बट अभी लिया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अपडेट यूट्यूब की तरफ से ऐसा कभी नहीं आया है, बट अभी सडनली आया है। मतलब इम्पैक्ट बहुत जन को होने वाला है। और तो अभी जितने लोग भी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन कंटेंट जो पहुंचाते हैं लोग, तो उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट एक्शन लेने का पूरा 100% चांसेस है। अब सोच रहे होंगे इलीगल कंटेंट क्या होता है, तो सुनो, गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज बता दी है, जैसे कि फेक न्यूज़, हेट स्पीच मतलब किसी भी कास्ट पे या फिर रिलीजन या फिर किसी ग्रुप को नुकसान पहुंचाने वाली बात, उसको, ठीक है। और दूसरा है डिफेमेशन या तो पॉर्न रिलेटेड इलीगल कंटेंट, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जो लोगों में कंफ्यूजन फैलाए या फिर एक फेक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, तो उस टाइप का कंटेंट पे अभी टोटली शटडाउन होने वाला है। सोचो कि अगर किसी ने कंप्लेन की है या फिर उस कैटेगरीज में मैच करता है, तो फिर भाई 36 आवर के अंदर डिलीट करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, कुछ भी हो, कितना बड़ा यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट वो पोस्ट अभी डिलीट हो जाएगा। अभी उससे ज़्यादा तो क्या प्रॉब्लम है पता है? जैसे सोचो कि छोड़ो प्रॉब्लम्स, हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं बताता हूँ। मान लो किसी ट्विटर पर या फिर कोई इंस्टाग्राम पर किसी पॉलिटिक्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाया या फिर कुछ हेट स्पीच लेके आया, तो फिर गवर्नमेंट उसको क्या करेगा? गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचेगा? पहली बार तो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचेगा, राइट? पहली बार तो आप तक पहुँचेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट होने के बाद वो गवर्नमेंट तक पहुँच जाएगा। नहीं पहुँचेगा वो, बस वो कैटेगरीज पे स्पैम डिटेक्ट होता है, राइट? तो वो स्पैम के जो बोर्ड्स रहते हैं ना, वो सब रीवेरिफिकेशन और रीचेक करेंगे और 36 आवर्स के अंदर वो पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर तुम्हें वार्निंग मिल जाएगा कि तुम्हें इस टाइप का कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी केस अगेंस्ट हो सकता है। सो बेसिकली हमें नहीं पता, राइट? अब रीज़न क्या है? सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़, हेट स्पीच और डीप फेक्स बहुत बढ़ गए हैं, राइट? अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब बंद हो जाए ताकि इंटरनेट थोड़ा सेफ एंड क्लीन बने। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, ऐसा बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो ठीक है, नहीं बन पाएगा तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब बंद हो जाए ताकि इंटरनेट थोड़ा और ज़्यादा बेहतर एंड क्लीन रहे। तो अभी बात कुछ है कि रूल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर दिया जाएगा। तुम कुछ भी किसी को एलिगेशन भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि फ्रेंड पे ही अगर बात करें, जैसे तुम और मैं, अगर मैं सोचो कि मैं आपको फेक न्यूज़ पहुँचा रहा हूँ या फिर फेक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ
लाइक रिगार्डिंग यूट्यूब या फिर रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर लाइक पॉलिटिक्स के बारे में या फिर किसी के बारे में भी, तो अगर आप मुझे रिपोर्ट करोगे देन इट्स स्क्रूड अप ब्रो, आई एम टोटली स्क्रूड अप। सो ये सब चीज़ अभी इलीगल होने वाला है। तो सोचो कि वो तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये रूल ट्रांसपेरेंसी के बिना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि 36 घंटे में बिना अपील का चांसेस दिया कंटेंट डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कुछ क्रिएटर्स की। हमें अपने कंटेंट के साथ और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो भी टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते हैं, जो भी सोच के समझ के हम वीडियो बनाते हैं, या फिर कोई भी रिलीजन या फिर कम्युनिटी के बारे में वीडियो बनाते हैं, तो फिर वो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डायरेक्टली कभी भी मत बोलना, क्योंकि अगर आप बोलोगे देन ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो अभी लाइक जैसे बड़े क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राटे ये लोग बनाते रहते हैं, बट दे मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली पोज नहीं करते, उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं करते, बट दे आर इनडायरेक्टली टारगेटिंग टू द रियल फैक्ट न्यूज़ जो डिपेंड ऑन द न्यूज़पेपर में रहता है। तो वो ऐसे टाइप बना सकते हो, बट कुछ भी फेक न्यूज़ जैसे कुछ भी गाली वाली या फालतू चीज़ें हम नहीं पहुंचा सकते अभी। और कोई भी नहीं, ऐसा रूल भी नहीं है लाइक किसी के बारे में ऐसा बोलना। भाई देखो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा होने वाला है, एंड ये रूल 15 नवंबर से ये चालू हो जाएगा। लाइक अभी ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन या 15 दिन बचा है, तो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो सोचो सोशल मीडिया और क्रिएटर्स दोनों को भी रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। बस इतना ही था। अब मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, ये रूल सही है क्रिएटर्स के लिए या मुश्किल है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक देना, और पहली बार आया हूँ फेस कैम के साथ तो गाइस थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लेना पहली बार अगर पहुँच रहे हैं तो। एंड मैं तुम्हें और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहूँगा, कुछ नया चीज़ें भी बताते रहूँगा, इंस्टाग्राम से लेकर या फिर फेसबुक से लेकर या फिर ट्विटर से लेकर या फिर यूट्यूब से लेकर। What's happening? So, as a doctor, I can tell you that Dr. Aditi Nurkar is a Harvard physician, nationally recognized stress expert who is understanding and combating modern-day burnout. we are seeing increased rates of depression, sleep disorders, fatigue, or burnout because stress is higher than ever. So, what can we do? Well, these are the 5 resets that are going to help you survive and thrive. The first technique is कभी सोचा है क्यों हम अपने फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं? क्या है जो हमें बार बार स्क्रॉल करने पर मजबूर करता है? सब डोपामाइन के बारे में बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये डोपामाइन? चलो सिंपल तरीके से समझते हैं। डोपामाइन एक केमिकल होता है जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है जब हम कुछ एक्साइटिंग या नया देखते हैं। जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हो, हर नई पोस्ट, हर नोटिफिकेशन एक डोपामिन का छोटा हिट देती है। ये डोपामिन हमें एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट और थ्रिल रिवार्ड के एहसास दिलाता है। This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. इसी वजह से हम सोशल मीडिया पर इतना टाइम बिताते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हो वो नोवेल्टी खत्म होने लगती है और डोपामिन रिलीज भी कम होने लगती है। आपको समझ नहीं आता कि क्यों स्क्रॉल कर रहा हूँ, पर फिर भी करते जा रहे हो, क्योंकि अब सोशल मीडिया यूज करना एक आदत बन जाता है। बस जैसे मजबूरी से करते जाते हैं। सोशल मीडिया ये सीक्रेट है कि वो रैंडमली कुछ ऐसे पोस्ट दिखाते हैं जो वापस आपको डोपामिन हिट बढ़ते देती है। ये बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह होती है, जिसमें आपको नहीं पता होता कि अगला डोपामिन का हिट कब मिलेगा, इसलिए आप स्क्रॉल करते रहते हो। जब आप अपने फ़ोन पर घंटों तक स्क्रॉल कर रहे हो, सोचो क्या आप डोपामिन के लिए ट्रैप हो चुके हो? रिसेंटली एक डॉक्टर ने ऐसा रिसर्च किया। studies have shown at least 60 to 80% of patient visits have a stress-related component. Jesus. It's crazy. And 60% of people with burnout had an inability to disconnect from work. And being addicted to work and can't shut off and checking your phone 2,600 times a day. Yes, that is a statistic. So you might be experiencing atypical burnout. Even 2/3 of parents have burnout. That's crazy. And yet, even though we are all collectively experiencing it, it's so isolating. That now 330 million people go 2 weeks before speaking with anyone. When I was a medical student working 80 hours a week, I was in my own stress struggle. And it was terrifying, but I couldn't find a doctor who could help. So I became the doctor I needed. I uncovered all of these studies and found a solution that wasn't just try to relax. आजकल के यंग लोग
जब स्कूल से घर आते हैं तो उन्हें अब अपनी लाइफ और दूसरे लोगों की बेहतर ज़िंदगी देखनी पड़ती है, और ये सब होता है उस छोटी स्क्रीन से जो हर वक्त हमारे पॉकेट में होती है। पहले स्कूल के बाद घर आने का मतलब होता था कि हम सोशल कंपैरिजन से दूर हो जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का एडिक्शन से बचना मुश्किल हो गया है। अब हर जगह, चाहे टॉयलेट हो, शावर या खाना खाते हुए, सोशल मीडिया हर वक्त हमारे साथ है। ये वक्त जो पहले सेल्फ केयर का होता था, अब सोशल मीडिया से भरा हुआ है। They've injected the virus and now we walk around searching for feedback using social media. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to social media. सोशल मीडिया हमें क्या कर रहा है, इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर है? क्या आपको याद है जब लाइफ में सोशल मीडिया नहीं था, पहले सब रियल लाइफ मौजूद रहते थे, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बस जिंदगी थी। ये तब बदलाव हुआ जब सबके पास स्मार्टफोन आ गया। आपको शायद ये याद होगा, राइट? बट आप गलत हो। अब मैं आपको साबित करूंगा। 2016 के बाद से लेकर 2024 तक ये एडिक्शन और भी ज्यादा गहरा हो गया है, और इसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है। 2000 की शुरुआत, पहली बार जब इंडिया में लोग इंटरनेट के एडिक्ट होने लगे, तब ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन सिर्फ अर्बन एरियाज तक अवेलेबल था। सब कुछ डेस्कटॉप पर होता था। रियल चेंजेस तब आया जब मोबाइल इंटरनेट एक्सेसिबल होने लगा, 3G लॉन्च हुआ और मोबाइल पर इंटरनेट यूज करने के लिए सबके लिए पॉसिबल हो गया। 2016 जियो रेवोल्यूशन, जो सबसे बड़ा चेंज लाया वो था 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्च। याद है जब सबको फ्री 4G डाटा मिलने लगा था, लोग एक्साइटेड, और सडनली हर कोई सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और घंटों तक बिजी होने लगे। ये वो टाइम था जब इंडिया में मास लेवल पर इंटरनेट एडिक्शन का रियल स्टार्ट हुआ, और अब 2024 तक का सफर। अब 2024 में एडिक्शन का अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। 5G की वजह से स्पीड और बढ़ गई है, और अब AR, VR जैसे चीज़ें भी आ रही है जो कि और ज़्यादा एडिक्टिव बनती जा रही है। आज की यंगर जनरेशन, स्पेशली टीनेजर्स और इवन बच्चे, दिन के कई घंटे अपने फोन्स पर बिताते हैं। रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब, और हमेशा कनेक्टेड रहने की ऑब्सेशन में ही रहते हैं। मेंटल हेल्थ पर असर 2016 से 2024 तक बढ़ा। फोमो, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO is an acronym. FOMO. It controls our life. FOMO तभी होता है जब तुमने जिंदगी में चंटू बंटू की जिंदगी को ज्यादा अहमियत दे दी है तुम्हारी जिंदगी। अगर मैं पूरे दिन बैठा हूँ और मैं बस बैठा हूँ तो चंटू बंटू की जिंदगी मुझे लगेगा यार मेरे को चंटू बंटू की जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स तक सिर्फ शुरुआत में थी, लेकिन 2024 में सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। अब रिसर्च के और डाटा क्लियर दिखाती है कि एक्सेसिव इंटरनेट यूज़, स्पेशली सोशल मीडिया, डिप्रेशन और लो स्टीम्स का मेजर केस बन चुका है। इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट कर रहा है, और डूम स्क्रॉलिंग जैसा हैबिट्स लोगों को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस और मेंटली टायर्ड बना रहा है। अगर आप भी अपने स्क्रीन टाइम से परेशान हो और मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हो तो एक सॉल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स। मतलब कुछ दिनों के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्विट करो। स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि एक हफ्ते के लिए आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम छोड़ने से स्ट्रेस 55% तक कम हो जाता है। यही चीज़ अगर आप अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हो तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे इश्यूज से दूर रह सकते हो। 2016 में जो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी था वो 2024 तक एक सीरियस एडिक्शन बन चुका है। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया यूज़ को थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक टेक्निक भी शेयर करूंगा जो मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करेगा। एक लाइफस्टाइल है जो मेंटेन कर सकते हो आपकी मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हुए, और डिस्ट्रैक्शन को भी कम कर सकते हो। पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया का ज़्यादातर इस्तेमाल के साथ अलाइन करता रहा है। लेकिन क्या सोशल मीडिया वाकई में लोगों की मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा है? ये सिर्फ लोगों को अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। आज लोग मेंटल हेल्थ को समझ रहे हैं और ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको पुअर स्लीप,
लो स्टिम और पुअर बॉडी इमेज के साथ लिंक्ड कर रहा है। स्पेशली गर्ल्स जो सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं उन्हें डिप्रेशन बढ़ने का ज्यादा चांसेस रहता है। हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्टडी में जब लोगों ने एक हफ्ते तक के लिए सोशल मीडिया क्विट किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें रिसर्च किया, और दूसरे में जब स्टूडेंट्स ने अपना सोशल मीडिया को 10 मिनट्स पर डे से कम किया तो उन्होंने अपने लोनलीनेस और डिप्रेशन में काफ़ी कम देखने मिला। आपको ये सोचना चाहिए, क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ को सोशल मीडिया से ज़्यादा वैल्यू देते हैं? अगर नहीं तो सोशल मीडिया यूज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स को रिवर्स करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए क्विट करो और आपको फ़र्क दिखने लगेगा। Stress as a creator. I just felt like I was so addicted to this kind of false version of my life that it was just taking over. And the thing that really upset me is the press ran with that. They were saying, oh look, he's not the perfect happy-go-lucky kid you think he is. He's having a nervous breakdown in New York. If I was having a mental breakdown, that's not for you to report on. They took the story in the wrong direction and they kind of painted people looking for help in the wrong light. You need to hear about this. 72% of people are struggling with stress. 70% have at least one feature of burnout, and we are seeing a rise in mental health problems like we've never seen before. क्रिएटर होने का स्ट्रेस और ये कैसे कि मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, और साथ ही कैसे इस स्ट्रेस को कमाई में बदला जा सकता है। क्रिएटर होने पर स्ट्रेस फील करना आम है। कंटेंट प्रोड्यूस करने का प्रेशर, ऑडियंस से एंगेज रहना और रिलेवेंट रहना, ये सब ओवरवेलमिंग हो सकता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए डिप्रेशन होना भी नॉर्मल है। ये मेंटल हेल्थ इशू जैसे फैटिग या फिर हेड पेन या फिर डिप्रेशन अब आम होते जा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़माने में। लेकिन ये सारे स्ट्रेस आपको नए तरीके ढूंढने और इनकम जनरेट करने के लिए मोटिवेट भी कर सकता है। अगर आपके पास 300 to 500 के फॉलोअर्स है तो आप एक पोस्ट के लिए 1 लाख चार्ज कर सकते हैं। ये आपके नीच पर डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंस नीच पे हो या फैशन नीच पे हो और वो इंग्लिश में है तो आप और भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। की फैक्टर ये है कि आपके ऑडियंस है तो कहाँ के है। अगर आपके ऑडियंस टायर 1 सिटीज है तो और भी अच्छा है। अगर आप टायर 3 से हैं तो टॉपिक्स और कंटेंट की क्वालिटी उतना ही ज़रूरी है जैसे लोगों को देखना पसंद हो। ब्रांड डील्स और एफिलिएट मार्केटिंग। ब्रांड डील्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव होते हैं। ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स ढूंढते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए, और अगर आप ठीक से नेगोशिएट करें तो आप अच्छे डील्स ले सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग जैसे असली में पैसा है। लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया है। मान लो मैंने वेलनेस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, मैं इन प्रोडक्ट का ऑनर नहीं हूँ लेकिन अपने ऑडियंस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्हें प्रमोट करूंगा। हर सेल पे मुझे कुछ परसेंटेज मिलता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल है, काफ़ी अच्छा है। फॉरेन मार्केट्स में ये $1 मिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। लोग इसे मिलियनर बन रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट डिलीवरी के साथ हेडेक नहीं होता। आपको फोकस करना पड़ेगा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट और मार्केटिंग पर ही फोकस करना पड़ता है। एज ए क्रिएटर डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में हो तो इसका फायदा उठाओ। टॉप नीचेस पे जो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो उनमें आप कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंस, ब्यूटीज, फिटनेस और मेकअप। इन सारे ब्रांड्स पे फोकस कर सकते हो जो कि आपको हाई पेमेंट मिलेगा ब्रांड प्रमोशन को। तो चाहे आप एक एस्पायरिंग क्रिएटर हो या एस्टैब्लिश्ड, याद रखो आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। बिजनेस क्रिएटर्स भी ये काम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। लेकिन मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना, मत बोलना। अगर आप ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लेना सही है। आप वेलबींग को प्रायोरिटाइज करो। सिर्फ हसल करना ही जरूरी नहीं है। मुझे बताओ, नया चीज ट्राई करने से मत शर्माओ, क्योंकि ब्रांड डील्स और एफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। आपको पता नहीं आप कितना पैसा कमा सकते हो जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए ये सब चीज करना पॉसिबल है, और आप ये चीज कर सकते हो। लाइफ बियॉन्ड द स्क्रीन। हम जानते हैं कि जब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं और एज ए कंज्यूमर बन जाते हैं तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हमें डिप्रेशन से खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो लोग सोशल मीडिया पर कम समय बिताते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। ये एक सीरियस समस्या है, एक एडिक्शन की तरह। सोचिए, अगर आप किसी मीटिंग पे है और आप अपना फ़ोन टेबल पर रखते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है आप मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात दिखता है क्लियरली। फेसबुक और इंस्टाग्राम का AI इतना एक्सपर्ट है, हर फोटो पर फिल्टर लगा के दिखते हैं और वो कितने स्मार्ट, खुश और स्ट्रांग लगते हैं। लेकिन असली जिंदगी में ये जवान अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनकी इंस्टाग्राम देखोगे तो आप बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो कितने डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। लोग सिर्फ तब फोटोज पोस्ट करते हैं जब वो खुश होते हैं, और जब वो फोटोज को एडिट करते हैं
तो वो और भी सुंदर दिखते हैं। जैसे एक फोटो में वो मुस्कुराते हैं लेकिन असल में वो कितने खुश नहीं हैं। जब आप दूसरों को इंस्टाग्राम पर देखते हो, वाह ये सब कितने खुश है और मैं कितना सैड हूँ, तो शायद मैं एक फेलियर हूँ। लेकिन सच ये है कि कुछ लोग जो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं और जो दिखते हैं, असल में वो सबसे उदास भी होते हैं। सोशल मीडिया असली नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आप कभी असली जिंदगी नहीं देख सकते, सिर्फ उन मोमेंट्स को जो ग्लैमरस लगते हैं। तो जब आप इन फोटोज को देखते हैं या इन लोगों के लाइफ को कंपेयर करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक मास्क है, असली जिंदगी नहीं है। 99% जिंदगी ऐसी है जो हम शेयर नहीं करते, वो बोरिंग मोमेंट्स जहां हम सब खुद को अकेला महसूस करते हैं। और जब हम अपने नॉर्मल दिन से ग्लैमरस मोमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो ये सिर्फ हमें और ज़्यादा उदास बनाता है। हम अक्सर दूसरों की तरह बनने की कोशिश हमेशा करते हैं और बहुत लोग जानते हैं कि ये डिप्रेशन की तरफ खींचे जा रहे हैं। ये आपके दिमाग में एक ऐसा इंजेक्ट करते हैं जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। हमारी लाइफस्टाइल ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और हमें ये साफ दिखाई दे रही है। इससे रिश्ता बिगड़ भी सकता है, वक्त और पैसा भी बर्बाद हो सकता है और आपकी ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपने इस हफ्ते किससे बात किए हो, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये है आज की असली कहानी। द सोशल मीडिया कंज्यूमर। जैसे सोशल मीडिया कंपनीज जैसे पैरामाउंट ग्लोबल, वॉल्ट डिज्नी, कॉम्बैक्ट, फैक्स कॉर्पोरेशन, नेटफ्लिक्स, वार्नर ब्रोस डिस्कवरी, डिज्नी चैनल, सोनी, ये सब कंपनी वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपको अपनी तरफ खींचकर फ़ायदा उठाती है। जितना ज़्यादा आप एडिक्टेड होते हैं उनके लिए उतना ही बेहतर होता है और उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है। ये लोग जानबूझकर इंसान की फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके माइंड को एक्सप्लॉइट करके। जैसे उन्होंने पब्लिकली बताया कि उन्होंने एंडलेस स्क्रॉल इफेक्ट, डोपामिन हिट्स और ऐसे ही एल्गोरिदम बनाई है जो आपको लंबे समय तक उनके प्लेटफॉर्म पर रुकने पर मजबूर करती है। क्या आपको पता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानता है? क्या आपको पता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानते हैं कि पोलराइजिंग और कंट्रोवर्शियल कंटेंट सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करता है? वही चीज़ें जो लोगों में इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर करती है। द रियलिटी इज उनको किसी की परवाह नहीं होता। ये सब मिलकर हमें एक बड़ी डिवाइड की तरह खींचे जा रहे हैं। हर किसी का फीड अलग होता है, उनके बिलीफ के हिसाब से टेलर्ड होता है। आप असल में एक इको चैम्बर में रहते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स दिखाते हैं जो आपकी व्यूज को अलाइन करने के दूसरे अल्टरनेटिव्स को डिस्मिस करते हैं। क्योंकि आप क्या करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? आप क्लिक करते हो, आप रीड करते हो, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हर क्लिक, हर रीड और देखे गए कंटेंट को ट्रैक करते हैं। एल्गोरिदम जल्दी ही सीख जाता है आपको कैसे ज्यादातर वहां रखा जाए और आप अपने बिलीफ्स में और गहरा हो जाते हैं और इस वजह से आप सोचते हैं दूसरा साइड इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, ये सब इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन असल में वो अक्सर वो सब नहीं दिखा रहे होते हैं और ये सब जानबूझ के किया हुआ गेम है। ये सब कुछ नफरत भरे व्यूज से बढ़ावा देती है। जब आप दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव को नहीं समझते तो एम्पैथी रखना मुश्किल हो जाता है। हम सब सोचते हैं कि हम एवरेज से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जबकि असल में हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। ये सोचना आसान है कि हम स्मार्ट साइड पर है और जो डिसएग्री करते हैं वो इडियट्स हैं। क्या आपने नोटिस किया है आजकल के कुछ स्कॉलर्स कि इतने सारे मीडिया सोर्सेस होने की वजह से हमें सिलेक्टिवली एक्सपोजर मिलता नहीं है और कुछ मीडिया कंपनीज ऐसे कहते हैं हमें कुछ सिलेक्टिवली एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जाता है। हम सिर्फ उन सोर्सेस को फॉलो करते हैं जो उन व्यूज को अलाइन करता है जो हमें सुनना चाहते हैं। ये डिवाइड और भी बढ़ता जा रहा है एक्सट्रीम लेवल पर। सोशल मीडिया के बाउंड्रीज अभी इतने स्ट्रांग होने लगे हैं, हम जैसे टाइम में जी रहे हैं वैसे इन्फॉर्मेशन भी डिस्टिल्ड होते जा रही है। दुनिया इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम चीज़ें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में सोचने लगते हैं। हम प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ इतना क्लियर है जबकि असल में हर इश्यूज कम्प्लेक्स है। हम ऐसे लोगों को टीयर डाउन करते हैं जो अलग सोच रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और खुद को भी फेक बना देते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे हम चाहते हैं कि रियलिटी है। हम अपने सोशल मीडिया को इतना फिल्टर्ड फोटोज और फेक फ्रेंड्स से भर देते हैं
जब तक वो प्लेटफॉर्म से दुनिया को कनेक्ट करने का वादा करते हैं, हमें ज्यादा डिसकनेक्शन बना देता है। क्या आपने देखा है इन्फ्लुएंसर इस कॉन्सेप्ट का फायदा कैसे उठा रहे हैं प्रॉफिट में? सिर्फ जब आप गहराई से देखते हैं तब इल्यूजन टूटने लगता है। असल में जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं क्या सच में रियल है या सब कुछ अनरियल है, तो आपको सब समझ में आ जाता है। शायद कभी ना कभी तुम्हें अपने आप से कहा होगा एल्गोरिदम को मुझसे नफरत है, ये मेरे लिए नहीं है, या मैं हार मान लेता हूँ, मेरे चैनल का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है महीनों से। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये एल्गोरिदम तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, शायद सच नहीं है। शायद तुमने सही स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल नहीं किया है। एल्गोरिदम हमेशा बदलता रहता है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा वैसे ही रहता है। सिर्फ 2 महीनों में मैंने लगभग 6000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो में हम कुछ राज खोलेंगे जो तुम्हें एल्गोरिदमिक चैलेंजेस को पार करने और अपने YouTube के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ वीडियोस है तो अपने YouTube एनालिटिक्स को ओपन करो और अपने वीडियोस को देखो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिखता है वो है थंबनेल्स। क्या तुम अपने वीडियोस पर क्लिक करते? लोग अक्सर थंबनेल्स बनाते वक्त गलतियां करते हैं। थंबनेल्स बनाने के लिए इतनी सारी ट्यूटोरियल्स है कि ये सुनने में विश्वास नहीं होता। जरूरी ये है कि तुम एक अच्छा थंबनेल बनाओ। अगर तुम ऑनलाइन पैसा कमाए इस पर वीडियो बनाते हो, हाउ टू मेक $100,000 इन एन आवर जैसे टाइटल मत डालो। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता और कोई वीडियो पर क्लिक नहीं करेगा। कभी कभी क्लिकबेट टाइटल्स का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा मत आ जाओ। बहुत सारे क्रिएटर्स वीडियो एडिटिंग को इग्नोर करते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर कोई तुम्हारे क्लिप देखता है उसको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देखता है तो इसका क्या फायदा? वीडियो एडिटिंग को लेकर YouTube पर बहुत सारी फ्री ट्यूटोरियल्स है, ये सब फ्री है। वीडियो एडिटिंग के बारे में वीडियो देखने में आलसी मत बनो, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम एडिटिंग सीखोगे तो इसका फायदा होगा। इसमें ज्यादा मत जाओ, हर सेकंड पर साउंड इफेक्ट्स मत डालो। बिल्कुल एडिट तेजी से होनी चाहिए ताकि बोरिंग ना लगे, लेकिन इसमें ज्यादा मत जाओ। मेरी सलाह ये है कैपकट, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करो। मैं बेसिक चीजों बहुत जल्दी सीख गया था और अगर मैं सीख सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। जस्ट डू इट। अब चलो थोड़ा एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। एल्गोरिदम असल में क्या करता है? एल्गोरिदम का मुख्य काम क्या है? एल्गोरिदम का मुख्य काम ये है कि जब यूजर आता है तो उसको मदद करता है। बहुत से क्रिएटर्स ये सोचते हैं मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पोस्ट करूंगा और यूट्यूब सारे यूजर्स को भेज देगा। नाउ द क्वेश्चन इज तुम क्या कर सकते हो एक क्रिएटर के रूप में जिससे तुम्हारा वीडियो रिकमेंडेशन में दिखेगा? हमें वॉच हिस्ट्री का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वीडियोस दिखे तो तुम्हें किसी की वॉच हिस्ट्रीज में होना होगा। जैसे कि तुम्हारे पास कुछ सब्सक्राइबर्स है और उनमें से ज्यादातर तुम्हारे वीडियोस देखते हैं तो तुम उनके वॉच हिस्ट्री में आते हो। लेकिन अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स नहीं है तो फिर क्या? तब तुम्हें एक अच्छा टाइटल और वीडियो डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। अगर तुम एक नया वीडियो पोस्ट करते हो वीडियो एडिटिंग के बारे में तो शायद वीडियो एडिटिंग के बारे में कोई रैंडम सर्च किया होगा और तुम्हारा वीडियोस मिला होगा। बट तुम्हें देखना होगा कि लोग तुम्हारे नीच में ज्यादातर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्या पोस्ट कर रहे हैं और तुम क्या बेहतर वीडियो बनाकर पोस्ट कर पाओगे। अगर तुम वीडियो एडिटिंग के बारे में वीडियोस बना रहे हो, हाउ टू एडिट इन सोनी वेगास जैसा वीडियो नहीं चलेगा। यूट्यूब पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेजर रोल है। यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करेगा जो कंटेंट एक्चुअली में भरा हुआ है सेम नीच पे, और अगर तुम बना भी रहे हो देन वो ट्रेंड नहीं करेगा। तुम्हें ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा। ट्रेंड्स को फॉलो करना मतलब भगवान के साथ चलना, और अगर तुम भगवान के साथ चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। लोग अब कैपकट और प्रीमियर प्रो जैसा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उस पर एक वीडियो बनाओ। टाइटल्स के लिए जैसे लंबा और बोरिंग टाइटल्स भी मत लिखो। अपने व्यूअर्स से पूछो उनके नजर में तुम्हारे वीडियो का क्या कमियां रखता है, क्या बदलाना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए। दोस्तों को पूछो कि तुम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हारे वीडियोस प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो जरूर गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर तुम एक महीने में सिर्फ एक वीडियो पोस्ट करते हो देन अब से ऐसा मत करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज सुपर फास्ट। ये मैं नहीं कह रहा। कम से कम 3 वीडियोस हर हफ्ते पोस्ट करने की कोशिश करो, लेकिन याद रखो कि वो अच्छे वीडियोस हो। कुछ लोग कहते हैं डिकोडिंग वाईटी एक महीने में सिर्फ एक वीडियो कैसा पोस्ट करता है। उसने अपने ऑडियंस बनाया, जब भी वो एक वीडियो पोस्ट करता है लोग उसे देखते हैं और काफी ज्यादा व्यूज आते हैं। दिस में सरप्राइज यू राइट। यूट्यूब पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट भी मत रहो।
अपने अकाउंट्स को जहां भी हो सके वहां एडवर्टाइज करो, जैसे कि डिस्कॉर्ड सर्वर पर, ट्विटर, फेसबुक, रेडिट और कई तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तुम 15 सेकंड का वीडियो बनाकर उसे सारे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अपने वीडियो लिंक को कहीं पे भी स्पैम मत करो। 1 साल पहले मेरे पास एक यूट्यूब चैनल था जहां मैं ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंटेंट रिकॉर्ड करता था। उस समय मुझे लगता था कि मेरी थंबनेल्स बढ़िया है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। अब 1 साल बाद मैं उन वीडियोस को देखता हूँ, मैं उनकी पूरी बैड क्वालिटी से शर्मिंदा हूँ। तुमसे एक सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि उन वीडियोस में मेरे द्वारा कहा गया अनुसार अच्छी परफॉर्मेंस की होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बड़ा गलती मैंने भी की जिसे बहुत से लोगों करते हैं, वो ये है कि मैं जल्दी हार मान गया। मैं 2 हफ्तों में 5 वीडियोस बनाया और उनमें से मुझे 1000 व्यूज से ज्यादा नहीं मिला। मैं तुरंत हार मान गया। मुझे ये भी नहीं सोचना पड़ा कि मैं और वीडियोस पोस्ट करूं। मेरा बिल्कुल नया इंस्टाग्राम अकाउंट है, सिर्फ 3 महीनों में 0 से 1,50,000 तक बढ़ाया गया है। अकाउंट हर पोस्ट पर करोड़ों व्यूज पाता है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब तक मैंने इसे $2000 से भी ज्यादा कमाया है बाय पेड प्रमोशन। क्या ये मुमकिन है? मैं 7 पार्ट का फ्रेमवर्क तैयार किया हूँ जो किसी भी अकाउंट पर फॉलोअर्स को क्लॉकवर्क की तरह बना सकता है और पैसा भी बना सकता है और सच में काम करता है। इस वीडियो में मैं अकाउंट को रिवील करूंगा, दिखाऊंगा कि मैंने इससे पैसा कैसे कमाया और पूरा फ्रेमवर्क दूंगा ताकि आप भी ऐसे ही रिजल्ट्स अचीव कर पाएं। पर इस काम करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत पर शुरू करना होगा। ये अच्छी नीच चुनना इज द बिगेस्ट फ्रेमवर्क। और मैं जानता हूँ कुछ लोग शायद आंखें फट रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ये बात हजारों बार सुनी होगी, पर चिंता मत करो, ये वो वीडियो नहीं होगा जो कहता है बस कुछ चूज करो जिसमें आप पैशनेट हो। ट्रस्ट मी, मैंने सब कुछ ट्राई किया है और वो सच में काम नहीं करता। सच्चाई ये है कि एक नीच चुनना जो आपको पसंद है सिर्फ इक्वेशन के लगभग 25% है। सोचो, अगर आपको कुछ जैसे हाई जंप का पैशन है तो ये नेसेसरी ये नहीं कहता कि हाई जंप वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छा नीच होगा। 3 और फैक्टर्स है जो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 और फैक्टर्स क्या है? देखो, एक अच्छा नीच कुछ ऐसा होना चाहिए जो अभी भी ट्रेंड हो या दुनिया को अभी भी जरूरत है। कुछ ऐसा जैसे आप पैसा कमा सकते हो, कुछ ऐसा जिसपे आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस हो, और हाँ, अंत में कुछ ऐसा जो आप सच में पैशनेट हो। अब मैं जितना को भी जानता हूँ, एक नीच चुनना एक डॉन्टिंग प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने अपने नीच को कैसे फाइनल किया? देखो, मैंने एक सिंपल 2 मिनट का एक्सरसाइज यूज किया जो हम अभी साथ में कर सकते हैं। एक पेन और एक कागज ले लो। जब आपके पास हो, 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ। 3 चीजें लिखो जो दुनिया को अभी जरूरत है, फिर 3 चीजें लिखो जिनसे आपको पैसा मिल सकता है, अगला 3 चीजें लिखो जो आप अच्छे से कर सकते हो, और अंत में 3 चीजें वो लिखो जो आप अपने फ्री टाइम में करते हो। इन चारों सर्कल्स का इंटरसेक्शन आपका है। एक प्राचीन जापानीज कॉन्सेप्ट का लगभग रीजन फॉर बीइंग को ट्रांसलेट करता है। मैं इसे एक कंपास की तरह इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे ब्रेनस्टॉर्म करने में या स्टक फील होता है। जब मैं इस अकाउंट के लिए एक नीच ढूंढ रहा था तो मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा था, और यही वजह है कि मैंने मार्केटिंग स्पेस को चुना, क्योंकि मैं पहले से ही नीच को ट्रैक कर रहा था। मैं इस स्पेस में एक अकाउंट ढूंढ रहा था और उसे एक्वायर किया ताकि मैं उसे और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, धीरे धीरे उसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। मैं आपको सबसे वायरल और प्रॉफिटेबल इंस्टाग्राम नीचेस का एक लिस्ट दिखाऊंगा। इस तरह आप इस कदम को छोड़कर सीधा कंटेंट बनाने में लग सकते हैं। अब जब हमें अपनी नीच तय की है तो हमें अगले चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने ब्रांडिंग को शॉर्ट करना। मैं यूजुअली कलर से शुरू करता हूँ क्योंकि ये मेरे ध्यान को सबसे पहले पकड़ता है। देखो, कुछ ब्रांड्स ग्रीन का इस्तेमाल ग्रोथ, वाइटैलिटी और बैलेंस को कन्वे करने के लिए करते हैं, और फिर कुछ ब्रांड रेड का इस्तेमाल एनर्जी, अर्जेंसी एंड पावर को कन्वे करने के लिए करते हैं। येलो खुशी को रिप्रेजेंट करता है स्माइली फेसेस, सनफ्लावर्स और रबर्स डक्स के साथ। पिंक प्यार और दया का रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक सोफिस्टिकेशन और पावर का रंग है। और इवन वाइट इनोसेंस और क्लीननेस है, और इवन वाइट इनोसेंस और क्लीननेस को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस चैनल इंस्टाग्राम एजेंट पर ब्लैक एंड रेड का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये इमेजिनेशन को कन्वे करता है। यहाँ एक पूरा कलर व्हील है जो आपकी ब्रांडिंग के लिए आइडियाज़ जनरेट करने में मदद करेगा।
जब मैं इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट का ब्रांडिंग के बारे में सोच रहा था, मैंने नेवी ब्लू को चुना। लेकिन क्यों नेवी ब्लू? वो ज्ञान और विश्वास को दिखाता है। दो चीज़ें जो मैं जानता था कि इस अकाउंट के सफलता में ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंट होगी। आपके नाम भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। अगर आपने पहले से भी एक नाम चुना है तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, namelix.com को देखो। ये शानदार आइडियाज़ ऑफर करता है, बिल्कुल फ्री है। तो मैं कुछ कीवर्ड्स टाइप करके जनरेट पर क्लिक करूंगा। आप चाहे तो इसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे एप्पल या अमेजोन या ब्रांडेबल नेम्स जैसा गूगल और यूबर को भी फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर नेम को अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दो। तो यहाँ मैं एक टाइप करूंगा कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, बिजनेस की ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग में मदद करता हूँ। और बूम, अब हमारे नया इंस्टाग्राम बिजनेस के लिए मोर देन 100 नाम आ चुके हैं चुनने के लिए। आप देख सकते हैं कि नेमलिक्स को एक कस्टम अकाउंट नेम का सुझाव देना कितना आसान होगा। इस चैप्टर में हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके कंटेंट को लाखों व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 1% लोग डिसाइड करते हैं कि आपको फॉलो करें, तो आपको सच में मुश्किल हो जाएगा। उस डर से आपको सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स पाने के लिए 1 मिलियन व्यूज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपका कन्वर्जेशन रेट 10 या 20% हो, तो आपके कंटेंट पर वही 1 मिलियन व्यूज़ आपके अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 2 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचा देगा। तो शुरू करते हैं एक बेसिक से। आपको एक साफ प्रोफाइल पिक्चर चाहिए जो लोग आपको उनकी स्टोरीज देखकर पहचान सकें। फिर आपको अपने प्रोफाइल के नीचे एक ऐसा नाम डालना होगा जो कीवर्ड से भरा हो, ताकि लोग आपको सर्च करते समय आपको आसानी से ढूंढ सके। अगला चीज जो आपको चाहिए वो है बायो। आपके प्रोफाइल पर नए लोगों को तुरंत पता चलना चाहिए कि आपके अकाउंट से उन्हें क्या उम्मीद है। फॉर एग्जाम्पल, Instagram today is really hard. The only way you hack it is the stuff I talk about. Best practices of the moment. Why am I doing a meme and then a video constantly over the last 60 days on Instagram? Why am I doing a 2-post carousel? First one is a meme and the second one is the video you were accustomed to. और बात करते हैं नया ट्रैफिक को रिटेन करने की। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे लाइक बटन हिट कर सकते हो तो ये मेरे लिए बहुत मायने रहेगा। हम इन वीडियोस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक लाइक हमें मैसेज को फैलाने में मदद करता है। ये आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे छोटे कम्युनिटी के लिए एक बड़ा कदम है YouTube पर। फिर से शुक्रिया। और चलिए वापस आते हैं। अब हम कहाँ थे? ओ हाँ, हैशटैग्स और मेंशन। ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का ब्रेड एंड बटर है। हैशटैग्स बेसिकली कीवर्ड्स की तरह होते हैं जिन्हें आप ढूंढना चाहते हैं। तब कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है तो वो वही अकाउंट्स पर पोस्ट ढूंढता है जो उसी हैशटैग्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए आपको अपने नीच से रिलेवेंट हैशटैग्स का इस्तेमाल करना होगा। एक पोस्ट में आप 30 हैशटैग्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 10 से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँगा। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप स्पैमी दिखने लगोगे। ये रूल है। मेंशन के लिए जब आप किसी को मेंशन करते हैं तो उनके फॉलोअर्स को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो अगर आप किसी बड़े फॉलोइंग वाले को मेंशन करते हैं तो आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन फिर भी संभाल कर इस्तेमाल करें। आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि आप बस किसी और के सक्सेस का फायदा उठा रहे हैं। स्वीट स्पॉट ये है कि एक पोस्ट में 3 से 5 लोगों को मेंशन करें और ये ध्यान रखें कि वो एक्चुअली आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। अब जब हमने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है तो हम चैप्टर 3 पर मूव करने के लिए तैयार हैं। कंटेंट क्रिएशन। पहला, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होता है। एक मिथ है कि आपको हर दिन पोस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। असल में मैंने देखा है कि वो अकाउंट्स जो सिर्फ एक हफ्ते में एक बार पोस्ट करते हैं उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है कंपेयर टू अकाउंट्स जो हर रोज पोस्ट करते हैं। तो हर दिन पोस्ट करने के चक्कर में ना पड़े, बस हर पोस्ट को काउंट करने पर ध्यान दें। तो आपको किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए? सबसे अच्छा कंटेंट वो होता है जो एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव या इंस्पायरिंग हो। और सबसे बेस्ट कंटेंट वो होता है जो तीनों में से कुछ होता है। इस पोस्ट को देखो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वीडियो है जिसमें एक बंदा एक बिल्डिंग से बैकफ्लिप कर रहा है। ये एंटरटेनिंग है क्योंकि कौन नहीं देखना चाहता किसी की क्रेजी स्टंट करते हुए। ये इंफॉर्मेटिव है क्योंकि ये आपको कुछ नया सिखाता है। I mean, कितने लोग हैं जो बिल्डिंग से बैकफ्लिप करते हैं। और ये इंस्पायरिंग है क्योंकि ये आपको कुछ नया ट्राई करने का मन करता है। अब हर पोस्ट का वायरल वीडियो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपना कंटेंट एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव
या इंस्पायरिंग बना सकते हैं तो आपको लोगों को एंगेज करने का ज़्यादा चांस मिलेगा। और एंगेजमेंट की बात करते हैं, वो अगला चीज़ है जिसे हम बात करना चाहिए। अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, इसका मतलब है कमेंट्स का जवाब देना, डीएम्स का जवाब देना, और अगर दूसरे के पोस्ट को लाइक और कमेंट करना। याद रखें, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो जितना ज़्यादा आप दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अंत में चलिए कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं करते हैं तो लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए एक पोस्टिंग शेड्यूल चूज करें जो आपके लिए काम करता है और उस पर स्टिक करें। चाहे वो एक दिन में एक बार हो, एक हफ्ते में एक बार हो, या एक महीने में एक बार हो। बस याद रखें कि आप कंसिस्टेंट है। ट्रस्ट मी, लंबी रेस में ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये रहा चैप्टर 3 का अंत। अब जब हमने कंटेंट क्रिएशन को कवर कर लिया है, चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग का मतलब है अपने अकाउंट्स को एड्स पर ज़्यादा पैसा खर्चे किए बिना क्रिएटिव तरीका ढूंढना। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 ग्रोथ हैक्स है जो आपको गारंटीड ज़्यादा फॉलोअर्स दिलाएंगे। पहला ग्रोथ हैक है कोलैबोरेशन। अपने नीच के दूसरा अकाउंट्स के साथ कोलैबोरेशन करने का एक अच्छा तरीका है अपना नाम बढ़ाने का और नया फॉलोअर्स अट्रैक्ट करने का। तो उन अकाउंट्स को फॉलो करें जो आप पसंद करते हैं और देखें क्या वो आपसे कोलैबोरेशन करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये कुछ आसान हो सकता है, जैसे एक दूसरे के लिए शाउट आउट करना, या फिर कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व जैसे एक साथ गिव अवे करना। दूसरा ग्रोथ हैक है कंटेस्ट और गिव अवेज। लोगों को फ्री चीज़ें मिलना पसंद है, इसलिए एक कंटेस्ट या गिव अवे होस्ट करना नया फॉलोअर्स अट्रैक्ट करने के लिए और अपने एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स के साथ एंगेज होने का एक नया तरीका है। बस याद रखें कि प्राइस वो चीज़ हो जो आपके ऑडियंस सच में चाहती है और रूल्स क्लियर और इजी टू फॉलो होना चाहिए। तीसरी ग्रोथ हैक है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट बेसिकली वो कंटेंट है जो आपके फॉलोअर्स खुद क्रिएट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपके ऑडियंस को इन्वॉल्व करने का और आपके अकाउंट के आसपास एक कम्युनिटी का एक सेंस क्रिएट करता है। ये एक अच्छा तरीका है जो अपने फॉलोअर्स को एनकरेज करे कि वो आपके अपने पोस्ट में टैग करें या एक स्पेसिफिक हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, फिर उनके बेहतरीन कंटेंट को अपने अकाउंट पर रीपोस्ट करें। ये ना सिर्फ आपको अपने ऑडियंस के साथ एक रिश्ता बनाने में मदद करता है, बल्कि ये आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ कंटेंट भी प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने अकाउंट को फ्रेश और एंगेजिंग रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा चैप्टर 4 का अंत। अब जब हमने ग्रोथ हैकिंग को कवर कर लिया, चलिए अगला चैप्टर में बढ़ते हैं, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक पैसा कमाने वाले मशीन में बदलना। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है जो आपको गारंटीड तरीके से मदद करेंगे अपने अकाउंट्स से पैसे कमाने में। पहली मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट बेसिकली वो होते हैं जो एक ब्रांड आपको उनके प्रोडक्ट या सर्विस को अपने अकाउंट्स पर प्रमोट करने के लिए पैसा देती है। ये आपके अकाउंट से पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है, खासकर अगर आपके पास एक बड़े और एंगेज्ड फॉलोइंग है। बस याद रखें कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो आपके ऑडियंस के लिए रिलेवेंट हो और आप अपने पोस्ट में किसी भी पेड प्रमोशन का डिस्क्लोज करें। द सेकंड मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है जो आप दूसरे के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और हर सेल या लीड के लिए आप कमीशन कमाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपने अकाउंट से पैसा कमाने का बिना अपने खुद का प्रोडक्ट या सर्विस बनाए। बस याद रखें कि वो प्रोडक्ट्स या सर्विस जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो आपके ऑडियंस के लिए रिलेवेंट हो और अपने पोस्ट में भी काफ़ी एफिलिएट लिंक्स को डिस्क्लोज करें। तीसरी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी है अपने खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिससे आपको लगता है कि आपके ऑडियंस इंटरेस्टेड होगा, तो सीधे उन्हें क्यों ना बेचें। चाहे वो एक ई बुक हो या एक ऑनलाइन कोर्स हो या कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो। अपने खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का अच्छा तरीका है अपने अकाउंट्स को मोनेटाइज करने का और एक इनकम का एक और सोर्स बनाने का। और ये रहा चैप्टर 5 का अंत। अब जब हमने मोनेटाइजेशन को कवर कर लिया, चलिए अगले चैप्टर में बात करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है अपने कंटेंट को बढ़ाना और अपने कमाई को समय के साथ बढ़ाने का प्रोसेस। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3
स्केलिंग स्ट्रेटेजीज है जो आपको गारंटीड तरीके से मदद करेंगे अपने अकाउंट को अगले लेवल तक लेके जाने में। पहली स्केलिंग स्ट्रेटेजी है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होता है जब आप दूसरों को हायर करते हैं आपकी मदद करने के लिए टास्क जैसे कंटेंट क्रिएशन, एंगेजमेंट और ग्रोथ हैकिंग में। ये एक अच्छा तरीका है आपके समय को बचाने के, ताकि आप असल में जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके, जैसे कि महान कंटेंट बनाने और अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होने। बस याद रखें कि आप वो लोग हायर करें जो आपके ब्रांड और ऑडियंस को समझते हैं। दूसरा स्केलिंग स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली ये होता है जब आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इंस्टाग्राम के अलावा एक्सपेंड करते हैं तो सिर्फ स्पॉन्सर्ड पोस्ट या एफिलिएट मार्केटिंग पर निर्भर ना रहे, बल्कि क्यों ना दूसरी अपॉर्चुनिटीज जैसे मर्चेंडाइज बेचना या कंसल्टेशन सर्विस ऑफर करना एक्सप्लोर करें। अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करके आप इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में भी बदलाव का सामना कर सकते हैं और एक स्टडी इनकम स्ट्रीम एंश्योर कर सकते हैं। तीसरी स्केलिंग स्ट्रेटेजी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बेसिकली ये होता है जब आप टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं रिपीटेटिव टास्क जैसे पोस्टिंग, लाइकिंग और कमेंटिंग का ऑटोमेट करने के लिए। ये एक अच्छा तरीका है समय बचाने के और आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने का, खासकर जब आपका अकाउंट बढ़ता है। बस याद रखें कि आप ऑटोमेशन की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और उस पर ज्यादा निर्भर हो जाए, क्योंकि कभी कभी ये असली नहीं लगता है। और ये रहा चैप्टर 6 का अंत। अब जब हमें स्केलिंग को कवर कर लिया है, चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आपकी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करने का, अपने रिजल्ट को समय के अंदर बेहतर बनाना। और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज है जो आपको गारंटीड तरीके से मदद करेंगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से ज़्यादा फायदे उठाने में। पहली ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बेसिकली ये होता है आपके अकाउंट और आपके ऑडियंस के बारे में डाटा जो आप अपने कंटेंट और स्ट्रेटेजी के बारे में सोच समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखें कि आप रेगुलर तौर पर अपने एनालिटिक्स को चेक कर रहे हैं और उसे जानकारी के इस्तेमाल करके अपने फैसलों को गाइड करने के लिए दिया जाता है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली ये होता है अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, देखने के लिए काम करता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं। अलग अलग प्रकार के कंटेंट, पोस्टिंग टाइम्स या ग्रोथ हैक्स को ट्राई करने में आपको कभी नहीं जानते थे कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आएगा जब तक आप उसे ट्राई नहीं करते। तीसरी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये होता है अपने स्ट्रेटेजीज को फाइन ट्यून करना, बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सके। अब जब हमने ऑप्टिमाइजेशन को कवर कर लिया, चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी इंस्टाग्राम का दिल और दिमाग है और अपने अकाउंट को एक मजबूत कम्युनिटी बनाने की एक क्रूशियल हिस्सा है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर सफलता पाना चाहते हैं और आपके लिए खुशकिस्मत है, मेरे पास 3 कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज है जो आपको गारंटीड तरीके से मदद करेंगे एक लॉयल एंगेज फॉलोइंग बढ़ने में। पहली कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी जब आप इंस्टाग्राम पर एक कम्युनिटी बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी है लोग रियल लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ना कि ब्रांड्स या इन्फ्लुएंसर जैसा। और अपने आप बनाए हैं, अपने ऑडियंस से अप्रिशिएट करेगा और वो ज़्यादा पसंद करेंगे तुम्हें। दूसरा कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है एंगेजमेंट। अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होना। अगर आपके कम्युनिटी बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसका मतलब कमेंट्स का जवाब देना, डीएम्स का जवाब देना और दूसरों के पोस्ट को भी लाइक एंड कमेंट करना। याद रखें इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो जितना ज़्यादा आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और ये रहा चैप्टर 8 का अंत।